कभी ऐसा लगता है ना कि चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी टाइम टेबल बना लो, हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। एकदम थकान हो जाती है ना? हमें सिखाया गया है कि प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें अपने दिन का हर मिनट मैनेज करना चाहिए, लेकिन क्या पता यही गलत तरीका हो। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कड़वी एक नया आइडिया देते हैं। सक्सेस का मतलब यह नहीं कि अपने शेड्यूल में और ज्यादा चीजें ठूंस दो, बल्कि यह है कि अपने दिमाग के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। डेविड कड़वी ने कभी सोचा नहीं था कि वो राइटर बनेंगे, लेकिन जब उन्हें एक बुक डील मिली तो वो मना नहीं कर पाए। अब उन्हें यह समझना था कि इसे कैसे करना है। उन्होंने वही पुराने तरीके अपनाए, टाइम ब्लॉक करना, डिस्ट्रैक्शंस कम करना, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी उन्हें कुछ अलग समझ आया। प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट टाइम कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करना है। एक टाइट शेड्यूल फॉलो करने की बजाय उन्होंने अपने कामों को अपनी नेचुरल मेंटल स्टेट के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इस बदलाव से उन्हें बहुत फर्क पड़ा और वो अपनी बुक पर सच में काम कर पाए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के ऑथर डेविड कड़वी हमेशा से राइटर नहीं थे, बल्कि उन्हें लिखना ज्यादा पसंद भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील मिली जिसे कोई मना नहीं कर पाता। बुक लिखने की ठान ली तो डेविड ने अपनी पूरी लाइफ उसके हिसाब से प्लान कर ली। सबसे पहले उन्होंने लिखने के लिए काफी टाइम निकाला। दोस्तों के साथ डिनर कैंसिल कर दिया, डेट पर जाना बंद कर दिया और यहां तक कि टाइम बचाने के लिए ग्रोसरी भी घर पर मंगवाने लगे। डेविड पूरी तरह से बुक खत्म करने में लगे हुए थे, अपनी पूरी एनर्जी उसमें झोंक दी थी। कई राइटर्स के लिए वर्ड्स अपने आप आते हैं, जैसे उनका दिमाग आइडिया से भरा हुआ हो, लेकिन डेविड के लिए यह प्रोसेस बिल्कुल अलग था। वो लिखने बैठते और घंटों तक खाली स्क्रीन को घूरते रहते, कुछ लिख नहीं पाते। जैसे जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट की डेडलाइन नजदीक आ रही थी, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डेविड को कुछ हफ्तों में बुक का 25% पब्लिशर को देना था, वरना डील खत्म हो जाती। अपने परिवार और दोस्तों को निराश करने का ख्याल उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। घबराकर उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट में जाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वहां ज्यादा लिखा नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जगह बदलने से शायद कुछ फर्क पड़े। वहां पहुंचकर डेविड को लगा कि उन्हें रिट्रीट के लिए हां नहीं कहना चाहिए था। अपना दिमाग शांत करने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक दोस्ताना अजनबी से हुई, जिसने उन्हें सड़क के उस पार से आवाज दी। डिएगो ने डेविड को बुलाया और वो बातें करने लगे। स्पेनिश में डेविड बिना बुरा माने उनकी बातों में शामिल हो गए। उनकी बातें थोड़ी देर की थी, लेकिन ताजा कर देने वाली थी। डिएगो बस लाइफ, बीच और बारिश के बारे में बातें कर रहे थे। ये छोटी सी बातचीत डेविड को रिचार्ज कर गई। जब वो वापस अपने कंप्यूटर पर आए तो कुछ क्लिक हुआ। सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने अपनी बुक का पहला चैप्टर लिख डाला। इस ब्रेक थ्रू पर सोचते हुए डेविड को एक जरूरी बात समझ आई। ये टाइम निकालने के बारे में नहीं था, बल्कि सही मेंटल स्टेट में होने के बारे में था। टाइम मैनेजमेंट जैसा वो सोचते थे अब उतना कारगर नहीं था। असली चीज थी माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन ये सिर्फ अपने कामों पर फोकस करने जितना आसान नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक लंबी टू डू लिस्ट देखी और बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहा? ये सबके साथ होता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट से आप उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने कामों या प्रॉब्लम्स को एक अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप शायद खुद से पूछते हैं कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, लेकिन इससे अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, क्योंकि आपके पास शुरू करने के लिए फोकस या मोटिवेशन नहीं होता। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट पूछता है कि मेरा अभी कौन सा काम करने का मन है और मुझे अपनी मौजूदा मेंटल स्टेट के हिसाब से किस पर काम करना चाहिए। किसी काम को एफिशिएंटली करने की चाबी है अपनी मेंटल एनर्जी को उस काम के साथ जोड़ना।
इस तरह आप टाइम और एनर्जी जैसे कीमती रिसोर्सेज को बर्बाद करने से बचते हैं। क्रिएटिविटी हर किसी के लिए आसानी से नहीं आती। आप इसे ऐसे नहीं खरीद सकते जैसे किराने का सामान खरीदते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। चाहे आप कोई कहानी सुना रहे हो, गाना लिख रहे हो या कोई मास्टरपीस पेंट कर रहे हो, आपकी मेंटल स्टेट एक जरूरी रोल निभाती है। डेविड कड़वी 2 तरह की थिंकिंग के बारे में बात करते हैं जो उन्हें अपने क्रिएटिव मोड में जाने में हेल्प करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं। आप एक साथ कई अलग अलग आइडियाज पर विचार कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही आप उन आइडियाज को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। राइटिंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास कुछ कहने को है, लेकिन उसे कहने के कई तरीके हैं। पहले आप सोचते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह फॉर्मल लगे, या आप एक कन्वर्सेशनल टोन पसंद करते हैं, जैसे आप किसी दोस्त से चैट कर रहे हो? क्या आपको इसका क्रेडिट लेना चाहिए या गुमनाम रहना चाहिए? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब आती है जब आप उन ऑप्शंस में से एक चुनते हैं। मान लीजिए आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप अपने रीडर्स के साथ फ्रेंडली टोन रखने का फैसला करते हैं, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। आप देखते हैं कि दोनों तरह की थिंकिंग, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ब्रिलियंट आइडियाज बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन आप बेस्ट आइडियाज कैसे ढूंढते हैं? अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचान कर, वो टाइम और जगह जहां आपकी क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। क्रिएटिव काम ऐसा नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक को फॉलो करके पूरा कर सके। ये लॉजिक या मैथमेटिकल फॉर्मूला से नहीं चलता, बल्कि क्रिएटिव काम एक इंसाइटफुल प्रोसेस से निकलता है जिसे अक्सर आहा मोमेंट कहा जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट के अनुसार इंसाइट तब होती है जब आप अचानक चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप इंसाइट को एक यूरेका मोमेंट के रूप में सोच सकते हैं, उस तरह का जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला दे, क्योंकि आपने आखिरकार कुछ क्रैक कर दिया है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपको कोई ब्रिलियंट आइडिया आया हो? वो आपका यूरेका मोमेंट है। शायद आपको किसी गाने के लिए परफेक्ट वर्ड्स मिल गए, या अपनी कहानी में एक जरूरी प्लॉट पॉइंट अनलॉक हो गया। शायद आपको एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर याद आ गया जिसे स्केच करना था जब आप ये सोच रहे थे कि आगे क्या पेंट करें। ये इंसाइट है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढना सिर्फ दिन का सही टाइम ढूंढना नहीं है, बल्कि ये उस एनर्जी और फोकस को पहचानने के बारे में ज्यादा है जो आपको अपना बेस्ट काम प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। आपकी एनर्जी लेवल्स पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। कुछ काम जैसे वर्क मीटिंग्स, दोस्तों के साथ सोशलाइज करना या यहां तक कि पेंटिंग भी आपकी एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने दिन का वो गोल्डन टाइम ढूंढना होगा जब आपकी एनर्जी अपने पीक पर हो। आपको अपने काम को अपनी बॉडी के नेचुरल सर्केडियन रिदम के साथ भी अलाइन करना होगा, जो आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इस रिदम को एक लाइन के रूप में इमेजिन करें जो पूरे दिन ऊपर चढ़ती है। आप जितना ज्यादा जागे रहेंगे, उतने ही ज्यादा अलर्ट होते जाएंगे। हालांकि इस अलर्टनेस को आपके स्लीप डेप्थ सिस्टम से बैलेंस किया जाता है। अगर आपको पूरी नींद नहीं मिलती है तो आपका स्लीप डेप्थ बढ़ता जाता है, जिससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है। यही वजह है कि दोपहर के लगभग 2 बजे जब आपकी सर्केडियन रिदम और स्लीप डेप्थ लाइंस क्रॉस करती है तो आपको अक्सर सुस्ती और थकान महसूस होती है। अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर आप अपने फोकस को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उदाहरण के लिए, टॉप वायलिनिस्ट अपने दिन के पहले 2 से 4 घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करने में बिताते हैं। फेमस राइटर वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर भी ऐसा ही करते थे। सुबह अक्सर वो टाइम होता है जब लोग सबसे ज्यादा जागे हुए और अलर्ट होते हैं। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए डेविड फर्स्ट आवर रूल को फॉलो करने का सुझाव देते हैं। ये प्रिंसिपल आपको अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट को डेडिकेट करके डिसिप्लिन में रहने में हेल्प करता है। और ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
सुबह सबसे पहले इस पर फोकस करके आप इसे जल्द खत्म करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। क्या ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है। अपने दिन की शुरुआत उस काम से करके जो सच में जरूरी है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की संभावनाओं को कम करते हैं और संभावित रुकावटों को उनके आने से पहले ही हटा देते हैं। जब आप एक्टिवली लिख या पेंट नहीं कर रहे होते, तब भी आप अपने दिमाग में उन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं है जब आप पेन या ब्रश लेकर अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलेस ने क्रिएटिविटी के 4 चरण बताए हैं जो हमें पूरी प्रोसेस में गाइड करते हैं। पहला चरण है तैयारी, प्रेपरेशन। ये तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के हर पहलू के बारे में सोच रहे होते हैं। आपकी कहानी के कैरेक्टर्स कौन है, आपका गाना कितना लंबा होगा, आप अपनी पेंटिंग के लिए किन मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज है जहां आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आप चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं। डेविड कडवी ने अपनी बुक पर काम करते समय ऐसा ही अप्रोच फॉलो किया। उन्होंने हर रोज नहीं लिखा, बल्कि ऐसे दिन भी थे जब वो किताबों, न्यूज़पेपर्स और जर्नल से घिरे अपने लिविंग रूम में बैठकर आइडियाज एब्जॉर्ब करते थे। उनका व्हाइट बोर्ड पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर आउटलाइन से भरा होता था। डेविड ने जो भी रिसर्च की वो टाइम की बर्बादी नहीं थी, बल्कि वो क्रिएटिविटी के अगले चरण के लिए तैयारी कर रहे थे। दूसरा चरण है इंक्यूबेशन। ये तब होता है जब आप एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ देते हैं। आप शायद किसी और चीज पर फोकस कर रहे हों या दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हों। ब्रेक लेना जरूरी है। खुद को तुरंत एक काम खत्म करने के लिए मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता, बल्कि इससे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा हो सकता है, जिससे आपके क्रिएटिव स्वीट स्पॉट तक पहुंचना और तीसरे चरण में जाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा चरण है इल्यूमिनेशन। ये यूरेका मोमेंट है, अचानक आई इंसाइट जो बिजली की तरह चमकती है। इस स्टेज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है और कहीं से भी हो सकता है, लेकिन बिना प्रॉपर तैयारी के आप वहां नहीं पहुंचेंगे। इस ब्रेक थ्रू को होने देने के लिए आपको पहले चरण में काफी टाइम बिताना होगा। आइए देखते हैं कि पहला चरण तीसरे चरण तक कैसे ले जा सकता है। बीटल्स के पॉल मैकार्टनी के एक एग्जाम्पल को देखकर। पॉल ने काफी मशहूर गाना यस्टरडे एक अजीबोगरीब तरीके से कंपोज किया था। उन्होंने एक सपने में मेलोडी सुनी थी। जब वो जागे तो आधे सोए हुए ही पियानो पर भागे और वो धुन बजाई जो उन्होंने सपने में सुनी थी, और बस ऐसे ही इतिहास के सबसे महान गानों में से एक का जन्म हुआ। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना लगता है। यस्टरडे कंपोज करने से पहले पॉल सालों से म्यूजिक लिख और बना रहे थे। सालों की उनकी तैयारी ने उन्हें उस मेलोडी को पहचानने और कैप्चर करने में सक्षम बनाया जब वो उनके पास आई। और वो यही नहीं रुके। पॉल ने क्रिएटिविटी के फाइनल स्टेज वेरिफिकेशन को पूरा करना सुनिश्चित किया। चौथा चरण वेरिफिकेशन तब होता है जब आप एक कदम पीछे हटते हैं और इल्यूमिनेशन स्टेज के यूरेका मोमेंट का क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। आप खुद से पूछते हैं कि क्या आइडिया सही, फुल प्रूफ और ब्रिलियंट है। आप डबल चेक करते हैं कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। पॉल पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि उनकी मेलोडी ओरिजिनल है। उन्हें डर था कि शायद ये कुछ ऐसा हो जो उन्होंने अनकॉन्शियसली पहले सुना हो। उस टाइम ऐसा कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं था जिससे चेक किया जा सके कि कोई मेलोडी सच में ओरिजिनल है या नहीं। इसलिए पॉल ने 1.5 साल ये श्योर करने में बिताया कि मेलोडी सच में उनकी अपनी है। उस दौरान उन्होंने गाने के लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को रिफाइन किया, हर एलिमेंट को परफेक्ट किया। अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस के हर स्टेज को टाइम नहीं देंगे तो आप एक मास्टरपीस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिविटी के फलने फूलने के लिए हर स्टेज जरूरी है और इसके किसी भी पार्ट को स्किप करने से सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में रुकावट आएगी। क्रिएटिव काम के लिए डेविड कडवी का कोई स्ट्रिक्ट रूटीन या सख्त रूल्स नहीं थे, लेकिन उनके कुछ काम और जगह थी जो उन्हें राइटिंग के लिए सही माइंडसेट में लाने में मदद करती थी। उदाहरण के लिए वो अक्सर जॉन हैनकॉक सेंटर की 95वीं मंजिल पर सिर्फ कुछ नोट्स लिखने के लिए जाते थे अपनी छोटी सी नोटबुक में।
शुरू में उनके विचार बिखरे हुए होते थे, लेकिन एक बार जब वो लिखना शुरू करते थे तो उन्हें समझ आता था कि उनकी बुक में और क्या शामिल करना है। इस जगह ने उन्हें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने और क्लैरिटी पाने में मदद की। डेविड की एक और पसंदीदा जगह इप्सिंटो कॉफी नाम की एक कॉफी शॉप थी। शानदार नजारे और कॉफी बीन्स की खुशबू इसे उनके लिए क्रिएटिव फ्लो में आने के लिए परफेक्ट जगह बनाती थी। डेविड की तरह आप भी अलग अलग तरह के काम को अलग अलग मेंटल स्टेट्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। 1. प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट ये तब होता है जब आप प्लानिंग पर फोकस कर रहे होते हैं। आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। ये तब भी होता है जब आप ये तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। यही डेविड ने जॉन हैनकॉक सेंटर में अपने टाइम के दौरान किया था, जहां वो अपनी राइटिंग को प्रायोरिटाइज और स्ट्रैटेजी बनाते थे। 2. एक्सप्लोर मेंटल स्टेट ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के बारे में नहीं है। ये आपकी क्यूरियोसिटी को बिना किसी गिल्ट या सख्त एक्सपेक्टेशंस के आजादी से घूमने देने के बारे में है। उदाहरण के लिए, आप शायद कुछ पेंट करना चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है कि क्या। जैसे ही आप इंस्पिरेशन की तलाश करते हैं, आप शायद पेंटिंग के इतिहास के बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री देखते हुए खत्म कर दें। अपनी क्यूरियोसिटी को जहां चाहे वहां ले जाने दें। 3. रिसर्च मेंटल स्टेट इस स्टेट में आप स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब तलाशते हैं। डेविड अक्सर खुद को इस मोड में पाते थे, रिसर्च करते हुए कि एक चैप्टर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, या उन फैक्ट्स को वेरीफाई करते हुए जिन्हें वो अपनी बुक में शामिल करना चाहते थे। 4. जनरेट मेंटल स्टेट ये वो है जहां आप एक्चुअली क्रिएट करते हैं। ये वो स्टेज है जहां पिछले स्टेट्स में इकट्ठा किए गए आइडियाज को एक्शन में लाते हैं, चाहे वो आपका पहला ड्राफ्ट लिखना हो या अपना इनिशियल डिजाइन स्केच करना हो। ये हैंड्स न क्रिएटिव काम है। 5. पॉलिश मेंटल स्टेट इस स्टेज में आप जो क्रिएट किया है उसे रिफाइन और एडिट करते हैं। आप चेक करते हैं कि आपके सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कैनवास पर कोई अनपेंटेड स्पॉट्स नहीं है, या किसी कलर की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं जिसे शायद हल्का या गहरा करने की जरूरत हो। ये सब आपके काम को परफेक्ट करने के बारे में है। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट आप हर वक्त क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे बिल पे करना या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। ये मेंटल स्टेट क्रूशियल है क्योंकि ये आपको अपनी क्रिएटिव लाइफ को अपनी लाइफ के दूसरे जरूरी पहलुओं के साथ बैलेंस करने की इजाजत देता है। 7. रिचार्ज मेंटल स्टेट कभी कभी आपको ब्रेक लेने और खुद को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, चाहे वो एक दिन की छुट्टी लेना हो, वेकेशन पर जाना हो, या यहां तक कि मसाज करवाना हो, जैसा डेविड स्ट्रेस्ड फील होने पर करते हैं। ये स्टेट आपको रिलैक्स और रिजुवनेट करने में मदद करता है। यहां तक कि फनी वीडियोस या मूवी देखना भी आपके माइंड को शांत करने और अपनी क्रिएटिव एनर्जी को रिचार्ज करने के तरीके ढूंढने में मदद कर सकता है। इन मेंटल स्टेट्स को पहचान कर और इनके अंदर काम करना सीख कर आप अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बर्नआउट से बचते हुए प्रोडक्टिव रह सकते हैं। डेविड का एक अनोखा रूटीन था। आधी रात से सुबह 4 बजे तक वो सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते थे। सुबह 4 बजे वो लाइट बंद कर देते थे, अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देते थे और दोपहर तक सोते थे। दोपहर में वो तैयार होते थे और एक कॉफी शॉप जाते थे जहां वो क्लोजिंग टाइम तक काम करते थे। इसे डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते हैं। ये एक रिकरिंग रिदम है जो आपको अपने काम में प्रोग्रेस करने के साथ साथ खुद को रेस्ट करने के लिए जरूरी टाइम देने की इजाजत देता है। क्रिएटिव साइकिल में 4 स्टेजेस शामिल हैं: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। क्रिएटिव साइकिल जरूरी नहीं कि दिन के स्पेसिफिक घंटों पर बेस्ट हो। ये हफ्तों तक या अलग अलग सीजन्स के साथ भी अलाइन हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बेथ, उदाहरण के लिए, क्रिएटिविटी का पहला स्टेज, तैयारी, रात में करना पसंद करती है। शाम की शांति उसे फोकस करने में मदद करती है और वो अपने सॉन्ग राइटिंग के लिए काफी जानकारी इकट्ठा कर पाती है। लगभग आधी रात को बेथ सोने चली जाती है। क्रिएटिविटी के दूसरे स्टेज, इंक्यूबेशन में चली जाती है। जब वो सोती है तो उसका दिमाग उसके क्रिएटिव काम से ब्रेक लेता है
जिससे उसे रेस्ट करने को मिलता है। सुबह तक बेथ रिफ्रेश और इंस्पायर्ड फील करती है। तीसरे स्टेज इल्यूमिनेशन में ट्रांजिशन करती है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करती है, उसे एक आहा मोमेंट एक्सपीरियंस होता है। उसके गाने के लिए परफेक्ट लिरिक्स उसे आते हैं और वो जल्दी से उन्हें पास के नैपकिन पर लिख लेती है। फिर बेथ पूरा दोपहर फाइनल स्टेज वेरिफिकेशन में बिताती है। अपने गाने को रिफाइन करती है। वो कुछ वर्ड्स को बेहतर वर्ड से रिप्लेस करती है और ट्यून बजाने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्ट करती है। अपने क्रिएटिव माइंड को मैनेज करने के कई तरीके हैं। जरूरी है वो रिदम ढूंढना जो आपको सबसे ज्यादा सूट करे, चाहे वो डेविड की तरह नाइट आउल रूटीन फॉलो करना हो या बेथ की तरह ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच। क्रिएटिव साइकिल्स आपको बर्नआउट हुए बिना अपनी पूरी पोटेंशियल में टैप करने में मदद करते हैं। डेविड एक बार एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू करना था, जो उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन रहे थे। डॉक्टर रॉक ने योर ब्रेन बुक लिखी थी, जिसने डेविड को यह समझने में मदद की थी कि क्रिएटिव काम में माइंड कैसे फंक्शन करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडल मानते थे, लेकिन इंटरव्यू के दिन कई चुनौतियां आई। पहली, डेविड ने जो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था और पूरे दिन लगातार शोर हो रहा था। यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए सबसे खराब पॉसिबल एनवायरनमेंट था। दूसरी, डेविड हाल ही में अपनी बुक पर काम करने के लिए पनामा सिटी शिफ्ट हुए थे और इंटरव्यू के लिए शांत जगह ढूंढने के लिए आस पड़ोस को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तीसरी, डेविड जानते थे कि इंटरव्यू को रीशेड्यूल करना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर रॉक जैसे मशहूर इंसान हमेशा बिजी रहते थे और ये उन्हें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आउटकम क्लियर था। डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना होगा। उस दिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी कुछ बदला। डेविड का क्रिएटिव सिस्टम शुरू हुआ और उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा। किसी तरह उनकी निराशा की भावना गायब हो गई। उन्होंने हर प्रॉब्लम का डटकर सामना किया, हर उस चुनौती का सॉल्यूशन ढूंढा जो उनके रास्ते में खड़ी थी। आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू सफलतापूर्वक रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे। एक क्रिएटिव सिस्टम एक रिपीटेबल प्रोसेस है जो आपको अपने क्रिएटिव काम के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। ये आपको हर स्टेप में गाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही आपकी मेंटल एनर्जी को भी बचाता है। आप एक क्रिएटिव सिस्टम को एक छाते की तरह सोच सकते हैं, जो आपके क्रिएटिव साइकिल्स और क्रिएटिविटी के स्टेजेस को कवर करता है। ये पूरी प्रोसेस की देखरेख करता है। क्रिएटिव सिस्टम के सेंटर में मिनिमम क्रिएटिव डोज है। ये सबसे छोटा, सबसे सिंपल एक्शन है जो आप अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक राइटर हैं, तो आपकी मिनिमम क्रिएटिव डोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना हो सकती है। इस छोटे से काम पर फोकस करने से आपको अपनी दूसरी प्रायोरिटीज को बैलेंस करने में मदद मिलती है, साथ ही प्रोग्रेस भी होती रहती है। क्रिएटिव काम को ओपन लूप से भी फायदा होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है। जब आप अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हैं, तो आप शायद नोटिस करते हैं कि खाना कम हो रहा है। आप स्टोर से और बिल्ली का खाना खरीदने का एक मेंटल नोट बनाते हैं। ये एक ओपन लूप है, क्योंकि बिल्ली का खाना खरीदो आपके दिमाग में चलता रहता है, यहां तक कि जब आप दूसरे काम कर रहे होते हैं। ओपन लूप्स आपके दिमाग में जगह लेते हैं और वो मेंटल स्पेस तभी क्लियर होता है जब काम पूरा हो जाता है, जब आप आखिरकार बिल्ली का खाना खरीद लेते हैं। हालांकि ये नेगेटिव लग सकता है, ओपन लूप्स एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वे आपके प्रोजेक्ट्स को आपके दिमाग में जिंदा रखते हैं, जिससे आपको प्रोग्रेस करते रहने में मदद मिलती है। राइटिंग के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आप अपनी बुक के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो ये आपके दिमाग में एक ओपन लूप क्रिएट करता है, जिसमें आप अगले दिन या उसके बाद वापस जा सकते हैं। टाइम के साथ आप उस ओरिजिनल पैराग्राफ में और पैराग्राफ जोड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर आप अपना पूरा दिन राइटिंग में नहीं बिताते हैं, तो भी आपको गिल्ट फील नहीं होगा जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। आप मोमेंटम बनाए रखेंगे और प्रोग्रेस खोने से बचेंगे। क्रिएटिव सिस्टम का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि आपके एक साथ कई ओपन लूप्स हो सकते हैं। एक लूप आपकी कहानी के प्लॉट के बारे में हो सकता है,
जबकि दूसरा किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में हो सकता है। एक क्रिएटिव सिस्टम एक्सक्यूजेस को भी एलिमिनेट करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इस अप्रोच से आपको अपनी क्रिएटिव जर्नी में हमेशा आगे बढ़ने का तरीका मिलेगा, चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों न हो जाए। इस समरी में आपने सीखा कि बेहतर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए अपने माइंड को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले आपने जाना कि माइंड मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है। ये उस काम के लिए सही मेंटल स्टेट सेट करने के बारे में है जो आपको करना है। खुद को कामों में मजबूर करने के बजाय आप खुद से पूछते हैं कि मेरा कौन सा काम करने का मन है और मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो इस मूड से मैच करे। दूसरे, हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढना आपको माइंड मैनेजमेंट अचीव करने में मदद करता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों को अप्लाई करके आप वो यूरेका मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपके क्रिएटिव काम में ब्रेक थ्रूज की ओर ले जाते हैं। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए आपको अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम आइडेंटिफाई करना होगा। कई लोगों को सुबह आइडियल लगती है क्योंकि ये अक्सर डिस्ट्रैक्शन से फ्री होती है। तीसरे, आपने क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस के बारे में सीखा। कुछ रिमार्केबल क्रिएट करने के लिए आपको इन सभी स्टेजेस से गुजरना होगा: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। चौथे, हमने क्रिएटिव काम के साथ मेंटल स्टेज पर डिस्कस किया जो आपको इन स्टेजेस को पूरा करने में मदद करते हैं। ये स्टेज है: प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेट और रिचार्ज। पांचवें, आपने क्रिएटिव साइकिल के बारे में सीखा, एक रिपीटिंग प्रोसेस जो रेस्ट के साथ क्रिएटिव काम को बैलेंस करता है। क्रिएटिव साइकिल आपको वो टाइम फ्रेम्स फिगर आउट करने में मदद करता है जो आपके लिए बेस्ट काम करते हैं, चाहे वो एक हफ्ता हो, एक महीना हो या यहां तक कि एक पर्टिकुलर सीजन। आखिर में हमने क्रिएटिव सिस्टम के बारे में बात की जो आपकी क्रिएटिव प्रोसेस की देखरेख करता है। ये सिस्टम एक रिकरिंग स्ट्रक्चर है जो आपको क्रिएटिव साइकिल के हर स्टेप में गाइड करता है और आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं और उन्हें कैसे लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही किताबों के सारांश के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।